नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम वन संसाधनों के संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। गाँव में जो बंजर और अनउपजाऊ भूमि है उस पर हम पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ लगाने के लिए हम वहाँ के लोकल जो जनमानस है उसको आसान शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो वनों का अंधाधुंध विनाश हो रहा है उसे भी हमें नियंत्रित करना होगा। ग्रामीण इलाकों में वनों में पशु चराने, लकड़ी काटने आदि की परंपराएं हैं, तो इन प्रक्रियाओं को हमें नियंत्रित करना होगा और इस तरीके से करना होगा कि वनों की जो वहन शक्ति है उससे ज़्यादा विनाश नहीं हो पाए। लकड़ी के स्थान पर ईंधन के वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि ईंधन के लिए लकड़ी की मांग कम हो जाए, वनों का संरक्षण हो सके। गोबर गैस और प्राकृतिक गैस इसके बहुत अच्छे विकल्प हैं। लकड़ी की बचत होती है इससे और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। विकास संबंधी कार्यक्रमों को इस प्रकार से नियोजित करना होगा हमें कि वनों को न्यूनतम हानि पहुँचे। खनन, उद्योग, परिवहन, नगरीकरण आदि ऐसे विकास संबंधी कार्यक्रम हैं जिनसे वनों को बड़े पैमाने पर हानि होती है। यदि विकास कार्यक्रमों के लिए वनों को काटना अनिवार्य हो जाता है तो हमें उसकी भरपाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए जब खानों से खनिज समाप्त हो जाते हैं तो खानों के स्थान पर पेड़ों को उगाने की जो व्यवस्था है वो अनिवार्य हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से उद्योगों के लिए भी हरित पट्टी के विकास को अनिवार्य कर देना चाहिए। कोई भी उद्योग जब लगाया जाता है तो बहुत बड़ी भूमि क्षेत्र पे लगाया जाता है, तो उसमें कोई ना कोई एक एरिया ऐसा भी रखा जाना चाहिए जहाँ पे हम हरित पट्टी का विकास कर सकें। नई बस्तियाँ बसाने और पुरानी बस्तियों के विकास के लिए ऐसी योजना का विकास हमें करना चाहिए कि वनों को हानि न्यूनतम हो। देश के विभिन्न इलाकों में स्थानांतरित कृषि होती है जिसमें वनों को जलाकर की जगह को साफ किया जाता है और फिर वहाँ पे खेती की जाती है, तो ये व्यवस्था भी बंद करनी होगी। इसके स्थान पे जो स्थायी कृषि है उसे बढ़ावा देना होगा। ये स्थानांतरित कृषि प्रमुखतः उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, जो कि भारत के वनों के मामले में सबसे रिचेस्ट एरियाज़ में आता है। तो जो अभी रिचेस्ट है वहाँ पे अगर इसी तरीके से वनों का विनाश होता रहा तो उसे वन विहीन होने में ज़्यादा वक्त लगना नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को रोकना होगा और स्थायी कृषि को बढ़ाना होगा। वनों की उपयोगिता और उनके संरक्षण के संबंध में जनसाधारण में हमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए। वनों की समस्याओं के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए 1950 में वन महोत्सव आरंभ किया गया था और चिपको आंदोलन वनों के प्रति लोगों में जागरूकता का ज्वलंत उदाहरण है। प्रतिवर्ष 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण सहयोग भी प्रदान करता है। वनों में आग लगने से वनों को भारी नुकसान होता है, अतः वनों को आग से बचाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि विषुवत रेखा के आसपास अफ्रीका में आग लगने से वन में और लाखों हेक्टेयर क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्र था वो नष्ट हो गया। बहुत बड़ी हानि हुई है विश्व स्तर पे। वनों को कीड़ों और बीमारियों से भी भारी नुकसान होता है, तो पेड़ों की उचित देखभाल के लिए हमें उन्हें कीड़ों और बीमारियों से बचाने के उपाय भी करने चाहिए। वनों की उचित देखभाल के लिए वन विभाग तथा अन्य विभागों में नियमित तालमेल होना चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए वन संबंधी शोध कार्य बहुत आवश्यक हैं, अतः सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए आधारभूत ढांचा तैयार करे और इस प्रकार के जो शोध कार्य हैं उनमें कुछ निवेश कर और प्रोत्साहित करें। वनों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वनों को केवल आय का साधन न समझकर इसे प्रकृति प्रदत्त अनमोल उपहार समझना चाहिए, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इसे धरोहर समझकर इसका दुरुपयोग नहीं बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। वनों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गोष्ठियों, वार्ताओं, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना भी जरूरी है और जो इन सेमिनार्स में जो फैसले लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आवश्यक है, उनको प्रैक्टिकली धरातल पे उतारना भी बहुत आवश्यक है। तो ये
कुछ उपाय हैं जो हम वन संरक्षण के क्षेत्र में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन नीति और कानून की भारत में। तो वनों से जो विभिन्न वस्तुएं उनको प्राप्त करने के लिए, बाढ़ों, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए वनों का उचित विकास करना अनिवार्य है। ये हमारे देश की सरकार ने शुरू से ही समझा है। आज़ादी के तुरंत बाद इस क्षेत्र में, इस फील्ड में कार्य करना शुरू हो गया था। तो वनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक नीति अपनाना अति आवश्यक है। भारत उन कुछ देशों में से है जहां 1894 से ही वन नीति लागू है। इसे 1952 और 1988 में संशोधित भी किया गया है। आवश्यक जो भी संशोधन थे वो इसमें किए गए हैं। इनके सम्मिलित रूप से अगर हम मुख्य लक्ष्य देखें तो पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापना के द्वारा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना है, नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्र में भूमि कटाव तथा वनों के क्षरण को नियंत्रित करना है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को हमें रोकना है, जिसके लिए हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वनों के आच्छादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी है। सामाजिक वानिकी पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ग्रामीण तथा आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम उठाना होगा। राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करनी, वन उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना तथा लकड़ी का अनुकूलतम विकल्प ढूंढना। इन उद्देश्यों की पूर्ति एवं वर्तमान वनों पर दबाव को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर आम जनता और विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना इस पॉलिसी के मुख्य लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 के लागू होने के बाद वनीकरण के क्षेत्र में कई वैचारिक बदलाव आए। वनों एवं वन्य जीवन क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया है। आने वाले 20 वर्षों के लिए एक वृहद रणनीति योजना के रूप में राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम को भी तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनों की कटाई पर रोक लगाना तथा देश के 1/3 भागों को वनों से ढकना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि में परिवर्तित करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यूं ही हम उसे वनों को साफ करके उद्योग नहीं लगा सकते, वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी। 1987 में केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन्य अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना की गई। बाद में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भांति ही स्वायत्ता प्रदान की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की भांति से स्वायत्ता भी प्रदान कर दी गई है। तो ये इस पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी के बारे में। सामाजिक वानिकी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, छोटी मोटी इमारती लकड़ी तथा छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति हो जाए। इसके 3 अंग हैं: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी वानिकी के अंतर्गत शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी और जो सार्वजनिक भूमि है, जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ में जगह, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध करना, ये इसमें आते हैं शहरी वानिकी के अंतर्गत। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती को एक साथ करना। जैसे जो अपने खेतों की जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है उस पर खेती नहीं होती, तो वहाँ पे हम वृक्ष लगा सकते हैं। उससे क्या होगा? खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फल, ये सभी हमें एक साथ मिलेंगे। तो आर्थिक रूप से भी ये ज़्यादा सही है और पर्यावरण के हिसाब से भी ज़्यादा सही है। समुदाय वानिकी में गाँवों में क्या किया जाता है? सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चरागाह,
गांव के चरागाह हैं, मंदिर भूमि है, सड़कों के दोनों ओर, नहरों के किनारे, रेल की पटरी के साथ और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना। इस योजना का एक और उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना है और इससे उन्हें भी लाभ पहुंचाना है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होता है। सामुदायिक भूमि पर अगर वो वन लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वन उत्पाद को वो ग्रहण कर सकते हैं। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़ें, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़े में भी पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी टर्म, जिसके माध्यम से हम वनों के क्षेत्रफल में इजाफा कर सकते हैं और सामान्य जनमानस को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये था अपना टॉपिक, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति एक संसाधन के रूप में और किस तरीके से हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस तरीके से है, तो इन सभी पे हमने विस्तृत परिचर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।